भारत के पहले राष्ट्रपति। ये नाम सुनते ही जहन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर आती है ना? पर क्या हम उस राजनेता के पीछे छिपे एक असाधारण विद्वान को जानते हैं? एक ऐसा जीनियस जिसकी पूरी जिंदगी एक तरह से कर्तव्य और किस्मत के बीच एक कशमकश थी। तो चलिए आज उनकी इसी अनसुनी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। ये कोई मामूली तारीफ नहीं है। ये शब्द कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक एग्जामिनर ने उनकी आंसर शीट पर लिखे थे। बस एक लाइन, और इसी एक लाइन में उनकी जबरदस्त काबिलियत का पूरा सार था। और सच कहें तो यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जो आगे चलकर भारत का मुस्तकबिल लिखने वाला था। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक विद्वान की दुविधा। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी जो बेमिसाल एकेडमिक काबिलियत थी वो एक बहुत गहरे अंदरूनी संघर्ष से जाकर टकराई। एक ऐसा संघर्ष जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। उनकी पढ़ाई लिखाई का सफर कमाल का था, मतलब सिर्फ शानदार नहीं, असाधारण। देखिए, 1902 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया। फिर 1915 में लॉ में मास्टर्स किया, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1937 में उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट भी पूरी कर ली। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, बल्कि इस बात का सबूत थीं कि वो किस स्तर के बुद्धिजीवी थी। तो एक तरफ तो वो पढ़ाई में नए नए मुकाम हासिल कर रहे थे, और ठीक उसी दौरान 1905 में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन करने का न्योता दिया। ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, ये एक बुलावा था। एक ऐसा बुलावा जो कह रहा था कि अपनी कामयाबी को छोड़कर देश की सेवा के रास्ते पर चलो। अब उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था। मतलब एक तरफ देश की पुकार थी, आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने का फर्ज, और दूसरी तरफ थी परिवार की जिम्मेदारी, उस परिवार की जिसने उनकी पढ़ाई के लिए न जाने कितने त्याग किए थे। ये उनके लिए दिल और दिमाग के बीच एक सीधी जंग थी। और आखिर में उन्होंने परिवार को चुना। बहुत भारी मन से उन्होंने गोखले का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसे उन्होंने खुद बाद में दयनीय कहा। सोचिए, एक फैसला जिसका भावनात्मक बोझ वो शायद अपनी पूरी जिंदगी महसूस करते रहे। उस फैसले का असर इतना गहरा था कि वो सीधा उनकी पढ़ाई पर दिखा। अपनी जिंदगी में पहली बार जो छात्र हमेशा टॉप करता था, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरा। हालत ये हो गई कि वो अपने लॉ के एग्जाम बड़ी मुश्किल से पास कर पाए। ये वाकया हमें उस शानदार विद्वान का एक मानवीय पहलू दिखाता है। एक ऐसा इंसान जो अपने फर्ज और सिद्धांतों के बोझ तले सचमुच दब गया था। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, गांधीवादी परिवर्तन। अब तक एक कामयाब वकील की जिंदगी जी रहे राजेंद्र प्रसाद की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। और वो मोड़ था महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात। लेकिन इस बदलाव को समझने से पहले हमें उस सोच को समझना होगा जिसने न सिर्फ प्रसाद जी की जिंदगी बल्कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई शक्ल दी। और वो सोच थी सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। यही उनका सबसे बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत बनने वाला था। और फिर आया साल 1917, चंपारण। जब गांधी जी ने उन्हें वहां के नील किसानों की मदद के लिए बुलाया तो प्रसाद जी ने पहली बार अपनी आंखों से सत्याग्रह की ताकत को देखा। ये उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक तरह का व्यक्तिगत जागरण था। शायद यही उन्हें उस सवाल का जवाब मिला जो सालों से उनके मन में था कि सेवा का असली रास्ता कौन सा है। गांधी जी का असर उन पर इतना गहरा हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल डाली। 1920 में उन्होंने अपनी इतनी अच्छी चलती हुई वकालत छोड़ दी। एक आरामदायक जिंदगी को छोड़कर बिल्कुल एक तपस्वी की तरह जीना शुरू कर दिया। अपने कपड़े खुद धोना, बर्तनों को खुद साफ करना, जाति के भेदभाव को पूरी तरह से मन से निकाल देना, और हमेशा ट्रेन के तीसरे दर्जे में सफर करना। ये सिर्फ आदतें नहीं बदल रही थीं, ये एक ऊंचे तबके के इंसान का सेवा के लिए पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देना था। चलिए अब कहानी के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, संघर्ष में सेवा। अब उनके जो सिद्धांत थे वो सिर्फ सोच विचार तक सीमित नहीं रहने वाले थे, बल्कि अब वो आग में तपकर एक मजबूत नेतृत्व का रूप लेने वाले थे। साल 1930, नमक सत्याग्रह। डॉक्टर प्रसाद ने बिहार में इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया और उसका नेतृत्व किया। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था।
इसने ये साबित कर दिया कि राजेंद्र प्रसाद अब सिर्फ गांधी जी के एक अनुयायी नहीं हैं, बल्कि वो खुद एक बड़े जन नेता बन चुके हैं, जो लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। और इस रास्ते पर चलते हुए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। अपने सिद्धांतों के लिए उन्हें कई कई बार जेल जाना पड़ा, चाहे वो 1931 का नमक सत्याग्रह हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने अपनी आज़ादी को बार बार दांव पर लगाया। अब बात करते हैं साल 1934 की। ये वो साल था जब उनके नेतृत्व का एक और इम्तिहान हुआ, लेकिन इस बार ये लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत से नहीं थी, बल्कि कुदरत से थी। उस साल बिहार में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था, और उस संकट की घड़ी में अंग्रेजों को भी उनकी नेतृत्व क्षमता का अंदाजा हो गया। उन्हें जेल से रिहा किया गया ताकि वो बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी को लीड कर सके और पीड़ितों की मदद करें। ये घटना दिखाती है कि उनकी सेवा की भावना राजनीति से कहीं बढ़कर थी। वो असल में संकट के समय में जनता के नेता थे। और अब कहानी का चौथा हिस्सा, एक राष्ट्र के वास्तुकार। देखिए, आज़ादी की लड़ाई अब एक नए दौर में जा रही थी। ये दौर था एक नए देश की बुनियाद रखने का, और इस बहुत बड़े काम में डॉक्टर प्रसाद एक मुख्य वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभाने वाले थे। भारत का संविधान बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा और पेचीदा काम था। और संविधान सभा के प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर प्रसाद ने ये पक्का किया कि हर आवाज़ को सुना जाए, हर बहस ठीक से हो और पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चले। चाहे वो स्टीयरिंग कमेटी हो या रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी या फिर नेशनल फ्लैग पर बनी कमेटी, उनकी अध्यक्षता में ही उस दस्तावेज ने शक्ल ली जो आज भी हमारे देश की रहनुमाई करता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। उनका साहित्यिक योगदान भी बहुत अहम है। सत्याग्रह एट चंपारण और उनकी आत्मकथा जैसी किताबें तो हैं ही, लेकिन उनकी एक किताब इंडिया डिवाइडेड बहुत खास है। इसमें उन्होंने भारत के बंटवारे के कारणों का इतना गहरा विश्लेषण किया है जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। और अब आते हैं हम कहानी के आखिरी और सबसे प्रतिष्ठित हिस्से पर, एक राष्ट्रपति की विरासत। ये वो दौर था जब एक विद्वान, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक आज़ाद देश का सबसे बड़ा प्रतीक बना। 26 जनवरी 1950, वो ऐतिहासिक दिन जब डॉक्टर प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। वो इस पद पर पूरे 12 साल तक रहे, जो आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। ये वाकई उनके सफर का शिखर था। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी अपनी एक स्वतंत्र सोच थी। उनका ये मानना था कि राष्ट्रपति के पास कुछ मामलों में स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है, जैसे कि किसी बिल पर अपनी सहमति को रोक लेना। वहीं प्रधानमंत्री नेहरू का मानना था कि राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख हैं, जिन्हें कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना चाहिए। ये जो असहमति थी, ये दिखाती है कि संवैधानिक मामलों पर भी वो कितने सैद्धांतिक थे। 1962 में रिटायर होने के बाद देश ने उनकी सेवाओं को सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये उनके पूरे जीवन के त्याग और सेवा को एक तरह की सलामी थी। तो सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसे लीडर से क्या सीख सकते हैं जिसने ज्ञान और बलिदान दोनों को बराबर का दर्जा दिया। शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी ही अपने आप में एक जवाब है। वो ये बताती है कि असली लीडरशिप सिर्फ ताकत से नहीं आती, बल्कि वो ज्ञान, त्याग और बिना किसी शर्त की सेवा से आती है। उनकी विरासत आज भी हमारे लिए यही सबक रखती है।